सो गुड इवनिंग प्यारे प्यारे बच्चों। पीरियोडिक टेबल एंड इट्स पीरियोडिसिटी के लेक्चर नंबर 2 में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग लास्ट क्लास में हमने लोथर मेयर साहब तक के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में, तो कह रहे हैं कि सर न्यूलैंड साहब के। तो ये बहुत बड़े गायक थे बेटा, वहीं सेटल हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये बहुत बड़े गायकों से बहुत इंस्पायर थे, लता मंगेशकर। तो न्यूलैंड साहब जो है केमिस्ट्री के गायक थे, मतलब ये केमिस्ट्री में गाना गाते थे। ये देखिए, ठीक है। तो न्यूलैंड साहब जो है बहुत बढ़िया आदमी थे। तो न्यूलैंड साहब ने क्या कहा कि ऐसा है, ज़्यादा पढ़ाई ना करो, सारे गामा याद करो। क्या याद करो? सारे गामा पा धा नी सा। तो क्या है कि भैया देख जाए, जिस तरीके से सारे गामा पा धा नी सा में सा से शुरू होकर की चीज़ें किस पे खत्म होती हैं? सा पे। अच्छा, क्या अंग्रेजी में जो ये अंग्रेजी में भी सारे गामा ही चलता है? नहीं, वहाँ कुछ और चलता है। देखो, हमको लगता था पूरी दुनिया एक ही धुन में गाना गाती है, तो इंग्लिश वाले कुछ और करते होंगे, तो पता नहीं कहाँ से ये इंडिया से इंस्पायर हो गए। तो इन्होंने सारे गामा पा धा नी सा, मतलब कहते हैं ये जो म्यूजिकल जो है क्या कहते हैं, नोट्स, ये सा से शुरू होती है और किस पे खत्म होती है? सा पे। इसी तरीके से पीरियोडिक टेबल का जो पहला एलिमेंट होता है, किसी भी जहाँ से भी आप शुरू करिए, और आखिर 8वां एलिमेंट, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, मतलब वो सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है। और ये इनके समय में कम एलिमेंट खोजे गए थे, और जब इनके लॉ को यूज किया गया तो सिर्फ 20 एलिमेंट तक ही ये लॉ वैलिड था। कितने एलिमेंट तक वैलिड था? 20। कितने एलिमेंट तक वैलिड था? 20। चलिए, तो लिखिए इट इज वैलिड अप टू एटॉमिक नंबर 20 ओनली। पहली बात। और दूसरी बात लिखा है कि अगर एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास के क्रम में लगा दिया जाए तो आठवें एलिमेंट और पहले एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होगी वो बिल्कुल सेम होगी। अच्छा, क्योंकि लिथियम और सोडियम एक ही ग्रुप का एलिमेंट है, लिथियम सोडियम पोटेशियम, तो इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होती है, या लमसम आसपास ही होती है। तो इनको ये लगने लगा कि चलो 1-2 ग्रुप 3-4 ग्रुप में बता दिया, सही चीजें इनकी काम कर गई, तो इसको लॉ बना देता है। तो उन्होंने क्या कहा, चलो इसको भी एक लॉ बना दो। तो तब एलिमेंट कम खोजे गए थे, वरना आप ही लोग गलत साबित कर देते। हाँ, तो ये कब कहाँ तक वैलिड था? देखो, यही एक को स्कैंडियम लगा दो, खाली 21वां एलिमेंट। 20 तक सही है ना? स्कैंडियम लगा दो और इनसे कहो चलो प्रूव करो। क्या करो? प्रूव करो। हाँ, तो फिर ये इन्होंने सिर्फ 20 एलिमेंट तक ही इनकी बातें वैलिड थी। नोट करिए, यहाँ तक की सारी बातें क्लियर हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, कि यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, सा रे गा मा पा धा नी सा। और जरा देखो यहाँ पर इसी ऑर्डर में चीज़ों को अरेंज किया गया। तो हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। तो अगर तुम इसको पहला मानते हो, तो ये वाला हो गया 8वां। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अगर इसको पहला मानोगे तो ये 8 हो जाएगा, इसको पहला मानोगे तो ये 8 हो जाएगा, और इसको पहला मानोगे तो ये 8 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैग्नीशियम को पहला मानोगे तो कैल्शियम 8वां हो जाएगा। समझ में आ गई? किसी को भी पहला मानोगे और 8वां दिख रहा, पहला 8वां। समझ में आ गई बात? चलो, इनका ये कहना था कि ये बातें जो है सिर्फ कैल्शियम तक वैलिड थी, बिकॉज कैल्शियम में डी ब्लॉक, कैल्शियम के बाद क्या जाता है? डी ब्लॉक एलिमेंट, और डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए अलग ग्रुप है, जो कि आजकल हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखते हैं। ठीक है। अब एक बात और है कि इनके पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, जबकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप हैं? 18 ग्रुप हैं। बात समझ में आ गई? चलिए हेडिंग डालिए, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। बहुत शानदार। अब तक का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हम अब पढ़ने जा रहे हैं। कौन साहब थे? मेंडलीव साहब थे। और मेंडलीव साहब, हालांकि ये गलत जरूर थे, इनकी अप्रोच गलत जरूर थी, इनकी शुरुआत गलत जरूर थी, लेकिन इनकी अप्रोच गलत नहीं थी। ये केमिकल प्रॉपर्टी की बात करना शुरू कर चुके थे। इसका मतलब क्या था? इन्होंने
एटॉमिक मास को ही क्राइटेरिया लिया, ये इनकी गलती थी, लेकिन सिर्फ एटॉमिक मास को ही क्राइटेरिया नहीं लिया था, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को भी क्राइटेरिया के तौर पर लिया था। ठीक है, चलिए कुछ गलतियां इंसान से हो जाती हैं, लेकिन इनकी गलती जो है, फिर भी ये महान आदमी थे। तो क्या लिखा हुआ है, इट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। अब एक बात लिखी हुई है, इनका क्या कहना था, मेंडलीव साहब का क्या कहना था, देखो जो क्या मैंने ये बात बोली थी कि नहीं बोली थी कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी किसी एलिमेंट की जो होती है, जब आपके दिमाग में फिजिकल प्रॉपर्टी आ रहा है तो एटॉमिक मास आ रहा है, लेकिन जैसे ही आपके दिमाग में केमिकल प्रॉपर्टी आ रहा है तो आपको इनडायरेक्टली मेंडलीव साहब एटॉमिक नंबर पर काम करना शुरू कर चुके थे। इनको पता नहीं था, लेकिन यही हो रहा था। कुदरत चाहती थी, नियति चाहती थी, वरना हर बार हर दुनिया में हर कोई एटॉमिक मास पे काम कर रहा था, लेकिन इनको लगा चलो केमिकल रिएक्शन भी करा करके देख लेते हैं। और केमिकल रिएक्शन में जो वैलेंस सेल इस्तेमाल होता है वो क्या, किस पर डिपेंड करता है, एटॉमिक नंबर पर। तो इनकी नियति चाहती थी कि अब जो है पीरियोडिक टेबल का भला हो जाए। तो क्या बात हो गई कि यहाँ पर एक बात लिखी है कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट। तो लिखा हुआ है, एक बात और लिखा है कि जैसे मैंने इसको सिंपल शब्दों में लिखा है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। अब जहाँ मैंने प्रॉपर्टीज लिखा है, अगर तुमने सिर्फ यहीं पर फिजिकल और यही केमिकल लिख दिया तो तुम्हारा काम हो गया। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, ऐसी ऐसे करके हवा लाओगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक बात लिखी हुई है, कुछ खास बातें हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की। मेंडलीव ने जो है अपने पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड लिया। कितना पीरियड, 7 हॉरिजॉन्टल पीरियड। और मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल को 7 पीरियड में, मतलब 1 2 3 4 5 6 और 7, मेंडलीव साहब ने अपने पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स में पीरियोडिक टेबल को बांटा और 8 वर्टिकल ग्रुप में पीरियोडिक टेबल को बांटा। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरीके का था। तो नोट करिए, लिखा हुआ है कि पहले से लेके पीरियड नंबर 1, ग्रुप नंबर 1 से लेकर के ग्रुप नंबर जो 7 है, ये 2-2 सब ग्रुप में डिवाइडेड था। कितने सब ग्रुप में डिवाइडेड था, 2 सब ग्रुप में। कहने का मतलब यहाँ पर इस तरीके से है, इन्होंने इसको भी ए और बी में डिवाइड किया। कितने डिवाइड किया, इतनी को इन्होंने क्या किया, जैसे फर्स्ट ए सेकेंड फर्स्ट बी, फर्स्ट सेकेंड ए सेकेंड बी, थर्ड ए थर्ड बी, फोर्थ ए फोर्थ बी, 5A 5B, 6A 6B, 7A और 7B। लेकिन ग्रुप नंबर 8 को इन्होंने और फर्दर सब डिवाइड नहीं किया। लिखा हुआ है ए और बी सब ग्रुप में डिवाइडेड है। किसमें डिवाइडेड, ए और बी सब ग्रुप में। लेकिन यहाँ यहीं पर मेंडलीव एक बात कहते हैं कि लेकिन जो ग्रुप नंबर 8 है उसमें 3 सब ग्रुप है। कितने हैं, 3 सब ग्रुप है। जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकेल, तो इसको इन्होंने कितने में बांट दिया, 3 में। कितने में बांट दिया, 3 में। तो ग्रुप नंबर 8 इनका कितने सब ग्रुप में था, 3 सब ग्रुप। बात समझ में आ गई, जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकेल। हाँ, अब एक बात लिखी हुई है, माफ कीजिएगा, एक बात लिखी हुई है कि किसी भी पीरियड में जो भी एलिमेंट अरेंज होते थे, जैसे देखो, जो भी एलिमेंट अरेंज होते थे वो किसके ऑर्डर में अरेंज होते थे, एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज होते थे। किसमें हम बोलते थे, एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज होते थे। आखिरी बात इन्होंने लिखा हुआ था कि एक ग्रुप के जो एलिमेंट थे, किसी भी ग्रुप में जो एलिमेंट थे उन सब की प्रॉपर्टी कैसी थी, एक समान। कैसी थी, एक ग्रुप में एक समान प्रॉपर्टी वाले लोग ही रहते हैं। बदतमीजों का ग्रुप, पढ़ने वालों का ग्रुप होता है, मतलब एक ही तरीके के लोग होते हैं, एक ही तरीके का माइंडसेट होता है। स्कूल में नहीं देखा, हाँ, कह नहीं सर हमारे ग्रुप में डाइवर्सिटी थी। हाँ, नहीं, डाइवर्सिटी नहीं होती है, 1-2 चीजें मैच ही होती हैं,
जैसे मान लो सब के सब जो है जाहिल हो, बाकी जैसे हो सकता है कि कोई अच्छे घर का है, कोई बुरे घर का है, कोई घर तो सबका ही अच्छा होता है, बच्चे बदतमीज होते हैं, मैं अपनी इस बात को कहूँगा, घर किसी का खराब नहीं होता, और ना कोई जो है अपने बच्चे को खराब करना चाहता है, बच्चे खुद बदतमीज होते हैं। हाँ क्यों विकास? ठीक है, कहता है ऐसे मौके पे मैं सबसे आगे क्यों आ जाता हूँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, विकास भी बहुत अच्छे बच्चे हैं, बस ये पढ़ाई नहीं करते, तो ये पढ़ाई वाले बदतमीज हैं, बाकी सब अच्छा है इनका। नोट करिए, ठीक है। चलो इसके बाद बेटा एक बात लिखी हुई है कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में नोबल गैस की कोई बात नहीं हुई। किसकी कोई बात नहीं हुई? नोबल गैस की बात क्यों नहीं हुई? क्योंकि उस समय तक नोबल गैस डिस्कवर नहीं की गई थी। और दूसरी बात कि मेंडलीव अपने पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट की बात करते हैं? सिर्फ 63 एलिमेंट की। मेंडलीव ने एक ही काम अच्छा किया कि उनको ये लगता था, इनको ये पता था कि आगे और भी एलिमेंट खोजे जाएंगे, तो उन्होंने उन एलिमेंट्स के लिए अपने पीरियोडिक टेबल में जगह छोड़ी। और उन्होंने कहा कि कभी बोरॉन के जैसा कोई एलिमेंट खोजा जाएगा तो उसका नाम दिया एका बोरॉन। एका बोरॉन मतलब लाइक बोरॉन, ठीक है। इसी तरह एका एल्यूमिनियम, एका गैलियम, ये सारी बातें उन्होंने बोली। ये उनके बड़प्पन को दर्शाता है और इसीलिए हमारी नज़रों में मेंडलीव महान है, ठीक है। तो नोट करिए, हाँ, दूरदर्शी थे। देखिए यहाँ पर कुछ बातें लिखी हुई हैं, जो बोलूँगा सिर्फ वो लिखना है। लिखा हुआ है कि इसके फायदे क्या थे, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के क्या कुछ खास फायदे थे। तो सबसे पहला फायदा लिखो मेरिट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। और इसका सबसे पहला फायदा था कि हमको एलिमेंट की स्टडी करने में काफ़ी मदद मिलती इस पीरियोडिक टेबल से। दूसरा बात यही इंपॉर्टेंट है, यही एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। लिखा है प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट। इसका मतलब क्या है कि इट गेव इनकरेजमेंट टू द डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट। जैसे कि स्कैंडियम के लिए उन्होंने अपने ग्रुप में जगह छोड़ी। अपने पीरियोडिक टेबल में उन्होंने किसके लिए जगह बोर्ड छोड़ी? स्कैंडियम के लिए। अपने ग्रुप में उन्होंने गैलियम के लिए जगह छोड़ी, जर्मेनियम के लिए जगह छोड़ी और टेक्नीशियम की जगह छोड़ी। तो 63 एलिमेंट थे, लेकिन उन्होंने जब जगह छोड़नी शुरू हुई तो उन्होंने ये कहा कि हमारे पीरियोडिक टेबल में 72 एलिमेंट की जगह है। कितने एलिमेंट की जगह है? 72। लेकिन उन्होंने उनके टाइम तक खोजे कितने गए थे? 63। लेकिन उन्होंने कहा कि इसके जैसा तो उसके लिए जगह छोड़ी कि कभी खोजा जाएगा। जैसे उन्होंने बोला एका एल्यूमिनियम किसके लिए था? तो देखिए पीरियोडिक टेबल में नाम देखिएगा, खुद ही आ जाएगा आपको। आपको बहुत तेज है। तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। तो देखो बोला क्या कि एल्यूमिनियम जैसा ही कोई यहाँ आएगा। कौन आएगा? एल्यूमिनियम जैसा ही कोई यहाँ पर कभी भविष्य में आएगा। तो इस एल्यूमिनियम जैसा कोई यहाँ भविष्य में आएगा, इसका नाम रख दिया एका एल्यूमिनियम। क्या रख दिया? एका एल्यूमिनियम। इसी तरीके से गैलियम गैलियम के लिए क्या रख दिया? एका एल्यूमिनियम। बोरॉन के लिए मतलब स्कैंडियम के लिए दिया एका बोरॉन। क्या रख दिया? ठीक है, सॉरी, एका बोरॉन किसके लिए? स्कैंडियम के लिए। हाँ सही है। इसी तरीके से सिलिकॉन के लिए एका सिलिकॉन किसके लिए? जर्मेनियम का। ठीक है, देखो ना सी और यहाँ पर जर्मेनियम आएगा ना CCG और PB। तो यहाँ पर उन्होंने इसको बोला एका सिलिकॉन जैसा, एका सिलिकॉन जैसा। तो ये वाला पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जितना बोलूँ सिर्फ इतना लिखना कि ब्लैंक यहाँ लिखो। ये एका सिलिकॉन बोला इन्होंने गैलियम के लिए, ठीक है। एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन बोला जर्मेनियम के लिए, एका बोरॉन बोला स्कैंडियम के लिए और एका मैग्नीज बोला टेक्नीशियम के लिए। ठीक है, तो ये वाली बात लिखी पीरियोडिक ऑफ। ये केवल यहाँ तक का पॉइंट लिखना था और जो मैंने आपको लिखवा दिया। ये तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितना आपकी कोचिंग पढ़ा रही है उसके बाद एक क्वेश्चन नहीं आएगा। और अगर क्वेश्चन उनको बाहर से पूछना भी होगा तो वो सिर्फ 2 ही चैप्टर से पूछ सकते हैं। एक आपका चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग और एक चैप्टर है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसके अलावा वो कुछ भी बाहर से नहीं पूछ सकते। तो इनऑर्गेनिक तो आप समझिए कि ये फिक्स के नंबर है, इसमें उतना ही आएगा जितना आपकी नोट्स में लिखा है, जितना आपके मॉड्यूल में लिखा रहेगा, लगभग वही है। नोट्स आपने तैयार कर ली, मॉड्यूल एक बार गो थ्रू हो गए, क्वेश्चंस लगा लिए,
भूल जाइए, पेपर में हो जाएगा। इसके अलावा आप इसकी देखो, इनऑर्गेनिक में इससे ज़्यादा तुम अगर मेहनत करोगे तो सफल नहीं होगे, है ना। प्याज लाल होना और प्याज काली जलने में बहुत बारीक सा अंतर है, ठीक है। तो वो बारीकियों के ऊपर काम कीजिए। लिमिटेड, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? चलो, इस बार लिखा हुआ है एटॉमिक वेट क्या होता है, खाली ये लिख लो, करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक वेट। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये बताया कि एटॉमिक वेट इज इक्वल टू वैलेंसी इनटू इक्विवेलेंट वेट। तो वैलेंसी को आप इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल आएगा, एटॉमिक वेट। बस इतनी सी बात लिख लो, बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इन्होंने किन किन एलिमेंट के एटॉमिक वेट पर करेक्शन किया था, तो कहेंगे सर यूरेनियम में किया था, बेरिलियम में किया था, इंडियम में किया था, गोल्ड में किया था और प्लेटिनम में किया था। कभी एग्जाम में नहीं आएगा, खाली आप जानते रहिए, खाली जानते रहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि मान लो तुमको पता है कि इसमें से ये ऑप्शन गलत है, वो करने के लिए भाई मान लो तुमने छपेड़ा पीएमटी पेपर दे दिया और वहाँ उनकी कोचिंग में पूछ लिया, तो आपको आना चाहिए ना। टेढ़ी पुलिया क्लासेस चले गए, चलो अबे निभा नहीं था, क्या लिखना था इसमें, ठीक है। डन, चलो यहाँ पर आते हैं। अब मेंडलीव गलत हो गए, मेंडलीव की बुराई होनी है, जिसकी अच्छाई होगी उसकी बुराई करने के लिए दुनिया तैयार है। हेडिंग डालिए, डीमेरिट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। डीमेरिट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। सबसे पहली बात लिखा इन्होंने, सबसे इनकी जो कुछ गलतियां थी उसमें सबसे पहली गलती ये थी कि ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक मास ज्यादा था वो बाद में लिखने चाहिए ना, जिनका कम है वो पहले होंगे और जिनका ज्यादा होगा वो बाद में। लेकिन ऐसा देखा गया कि आर्गन का एटॉमिक मास ज्यादा था, पोटेशियम का एटॉमिक मास कम था, लेकिन लिखा किसका पहले गया, आर्गन का, और लिखा उसके बाद पोटेशियम, जबकि होना क्या चाहिए था, पोटेशियम के बाद आर्गन आना चाहिए। यही सेम चीज इन्होंने टेलुरियम और आयोडीन में देखा, और यही सेम चीज इन्होंने थोरियम और पोलोनियम में देखा, और यही सेम चीज इन्होंने कोबाल्ट और निकिल में देखा। तो इसको याद करने का तरीका क्या होगा, तो लिखिए अरे खान सर, तेरी आई, अरे खान तेरी आई थापा, अरे यार था तो बहुत छोटा बना, थापा नहीं, पहाड़ों में पहाड़ियों के नाम होते हैं ना, उनके सरनेम होते हैं, थापा को नहीं जानती, नहीं जानते ना। तो क्या याद करने का तरीका है कि अरे खान तेरी आई थापा को नहीं जानती, ठीक है। तो लिखा हुआ है, एक बात, दूसरी बात लिखी हुई है, हाँ हो गया, तो फिर से बताइए, एलिमेंट ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टी। इनकी दूसरी सबसे बड़ी कमी, इन्होंने एक चीज ये क्या किया, रखते रखते इन्होंने अब फर्स्ट ए और फर्स्ट बी, तुम खुद सोचो, फर्स्ट ए और फर्स्ट बी, तो दैट इज हाइड्रोजन, लिथियम, लीना का रवि कब से, और यहाँ पर क्या था, तो कहेंगे आयरन, फेको नहीं सॉरी क्या था, क्रोमियम, वो था सिल्वर विल्वर वाला था ना, तो कॉपर था, कॉपर सिल्वर और गोल्ड, क्या आ गया, दैट इज क्वाइंज मेटल, नोबल मेटल है, कॉपर सिल्वर गोल्ड। अब देखो एक बात बताओ, अगर ये एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, ग्रुप नंबर 1, तो ये तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और इनसे ज्यादा लड़ाकू कोई नहीं है, रिएक्टिव कोई नहीं, लेकिन ये वाले लोग शांत स्वभाव के लोग, गोल्ड कहाँ, नहीं तो पता चला कि तुम्हारे घर में 110 ग्राम का तुमने सोना भाई ना, रिएक्शन करा के 1 ग्राम को बचा, तो ऐसा नहीं है। तो आयरन सिल्वर गोल्ड नोबल मेटल होते हैं, नोबल एलिमेंट होते हैं, तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, जबकि एकदम अपोजिट कैरेक्टर है फिर भी साथ में रख दिया इन्होंने, तो ये इनकी गलती थी।
तो इन्होंने क्या किया, एल्कली मेटल जो कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव थे उनको किसके साथ रख दिया, कॉइन्स मेटल के साथ। इसी तरीके से उन्होंने दूसरी गलती करी, एल्कलाइन अर्थ मेटल को किसके साथ रख दिया, वोलेटाइल मेटल्स के साथ रख दिया। किसके साथ रख दिया, वोलेटाइल मेटल के साथ। नोट करिए, बहुत अच्छी सुंदर नोट्स बचती नहीं है, ठीक है, तो याद रखिएगा ये सब भी। तो अपना खाली यहाँ का काम यही करिए। चलिए लिखिए, अगली इनकी कमी, एक बात लिखा हुआ है कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन नहीं बता पाए। हो गया था, क्या नहीं बता पाए थे, हाइड्रोजन की पोजीशन, ये भी इनकी कमी थी। और हाइड्रोजन को इन्होंने दो जगह रखा, एक बार इन्होंने अल्कली मेटल के साथ रखा और एक बार इन्होंने हैलोजन के साथ रखा। तो ये लिखिए अगला पॉइंट। इसके बाद अब हाइड्रोजन के कई सारे आइसोटोप होते हैं, लाइक प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, दैट इज 1H1। अगर भैया ये सब कुछ एटॉमिक मास के हिसाब से है तो कुछ तुम बताओ ना, 1H1, 1H2, 1H3 को ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3 में रखते, नहीं रखे, तो इसका मतलब तुम्हारा ये दोगला चरित्र है। तो क्या हुआ कि देयर इज नो पोजीशन ऑफ आइसोटोप। अब अगली बात इन्होंने क्या किया, देखिए, ठीक है, अब इन्होंने एक और गलती कर दी, आइसोमर्स का इन्होंने पोजीशन। आइसोमर्स क्या होते हैं, तो कहीं इनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है लेकिन एटॉमिक मास सेम होता है, जैसे आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। तो इनसे कहा कि अगर तीनों का मास सेम है बाबू तो रखो एक साथ, नहीं रखेंगे, नहीं रखा इन्होंने आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, जबकि सबका एटॉमिक मास सेम है। उसके बाद भी इनको अलग अलग ग्रुप में रखा कि मेरी मर्जी, मेरा पीरियोडिक टेबल, पढ़ना पढ़ो ना पढ़ना ना पढ़ो, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने फिर एक गलती करी, इन्होंने क्या कहा कि ऐसा है नोबल गैस को किनारे करो। इन्होंने नोबल गैस को कोई जगह नहीं दी, नोबल गैस को क्या समझा, जीरो। और इसके बाद इन्होंने फिर एक और गलती किया जा रहा आदमी है, इन्होंने फिर से लैंथेनाइड और एक्टिनाइड की पोजीशन के बारे में भी नहीं बताया अपने पीरियोडिक टेबल में। तो कैसे माफ कर दें, नहीं किया आप, ठीक है। चले आगे बढ़े, देखिए अब मेरी बात को समझिए। यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको, मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहली बात इन्होंने लिखा आर्गन और कोबाल्ट को जो है, अब आर्गन को एंड कोबाल्ट, अब आर्गन को इन्होंने पोटेशियम के पहले रख दिया, पहली गलती इनकी। आर्गन का जबकि एटॉमिक वेट ज़्यादा था और पोटेशियम का एटॉमिक वेट कम था, तभी भी इन्होंने आर्गन को पहले रखा, पोटेशियम को बाद में रखा, एक गलती। इसी तरीके से कोबाल्ट का एटॉमिक वेट ज़्यादा था और निकिल का एटॉमिक वेट कम था, तो ग्रुप नंबर 8 में आयरन, कोबाल्ट, निकिल लिख दिया, जबकि होना चाहिए था आयरन, निकिल, कोबाल्ट। इसको ये नहीं बता पाए, कहीं नहीं बताएंगे, जाओ, हाँ घमंड आ गया था, ठीक है। तो ठीक है, अब इसके बाद एक और बात आई कि इसी तरह टेल्यूरियम और आयोडीन की बात आ गई, तो आयोडीन पहले रख दिया और टेल्यूरियम को बाद में रख दिया, टेल्यूरियम को पहले रख दिया, आयोडीन को बाद में रख दिया। सेम चीज जो है थोरियम और यहाँ देखिए 232, 231। अब आते हैं आगे, लिखा हुआ है एक जैसे एलिमेंट को अलग ग्रुप में रख दिया, ये पॉइंट लिखिए। लाइक एलिमेंट, जैसे जिस तरीके से गोल्ड नोबल मेटल है उसी तरीके से प्लैटिनम भी नोबल मेटल है। कहाँ रिएक्ट करता है, नहीं करता, लेकिन उसके बावजूद इनको अलग कर दिया। तो लिखा है लाइक एलिमेंट वर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप। तो यहाँ पर ये लिख लीजिएगा कि भैया प्लैटिनम को ग्रुप नंबर 8 में रख दिया और गोल्ड को फर्स्ट बी में रख दिया। ये भी इनकी एक गलती थी। गलती इंसान से ही होती है भाई। उन्होंने इसके पहले अच्छा काम किया था, हमने उनकी बड़ाई करी, अब उनके पीछे पड़ गए हम लोग। चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़े। यहाँ पर देखिए एक और बात है, यहाँ पे इसको कहते हैं ब्रिज एलिमेंट। क्या कहते हैं? ब्रिज एलिमेंट। ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो बेटा। अब ये भी लिख रहे हो क्या पूरा? खाली ये लिखना है, ये लिखना है, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखो एक और बात लिखी हुई है कि जैसे वही बात है कि अनलाइक एलिमेंट होने के बावजूद उनको सेम ग्रुप में रखा। तो आपको कुछ नहीं लिखना, आपको हेडिंग डालिए ब्रिज एलिमेंट। जितना मैं बोलूँ सिर्फ इतना लिखिए, ये बना लीजिए खाली बस। ब्रिज एलिमेंट नोट कर लीजिए।
कुछ खास नहीं है। ठीक है, हेडिंग डालिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दिया था? तो कहेंगे सर मोजले साहब ने। किसने दिया था? मोजले साहब ने। और ये जो पीरियोडिक टेबल है ये किस पर बेस्ड था? तो कहेंगे सर ये एटॉमिक नंबर पर बेस्ड था। किस पर बेस्ड था? एटॉमिक नंबर पर। नोट करिए कुछ दो एक बातें इंपॉर्टेंट है वो लिखिए। देखिए यहाँ पर एक बात लिखी हुई है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में केवल हेडिंग डालिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये भी मत लिखिए, सिर्फ आप डालिए हेडिंग कैरेक्टरिस्टिक। बहुत नहीं लिखा जाता, वही पढ़ रहे हो तो कितनी बार मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लिखा हुआ। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को 9 वर्टिकल कॉलम में बांटा गया जिसको ग्रुप कहा गया। और ग्रुप नंबर 1 से लेकर के जो ग्रुप नंबर 8 है इसमें एक ग्रुप और जोड़ा गया जिसको कहा गया जीरो ग्रुप। जिसको कहा गया जीरो ग्रुप। यही है आपका मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। इसके बाद जो इस जीरो ग्रुप में कौन सी गैसों को जोड़ा गया? तो कहेंगे इनर्ट गैसों को जोड़ा गया। और इसको दिया किसने था? तो कहेंगे सर रैमसे साहब ने। किसने? रैमसे साहब ने। और इस पीरियोडिक टेबल में 7 जो है पीरियड थे। तो आप ऐसे लिख सकते हैं। आपको अगर नहीं लिखना है, आपको कम लिखना है, कहीं सावन सीधे काम की बात बताओ, तो मैं ऐसा लिखूंगा कि 9 ग्रुप 1 to 8 प्लस 0 ग्रुप। और इसके बाद 7 पीरियड। ठीक है, और इसके बाद और क्या लिखना है? तो कहेंगे जीरो ग्रुप में हमने डाल दी इनर्ट गैस। और ये किसने दिया? तो कहेंगे सर बाई रैमसे। ठीक है, इट वॉज इंट्रोड्यूस बाई रैमसे। बस इतनी सी ही बात इसमें लिखनी है। चाहो तो पूरा सेंटेंस में लिख लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर एक बात लिखिए कि अब आती है बात लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल या बोहर पीरियोडिक टेबल की बात आती है, या इसी को कह सकते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो लिखिए खाली यहाँ लॉन्ग फॉर्म या बोहर पीरियोडिक टेबल। जितनी बात बोलूँ सिर्फ उतना, बहुत नहीं लिखा जाता, कम लिखा जाता है। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल को P.T लिखा करो। पीरियोडिक टेबल लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑब्लिक करके लिखिए बोहर पीरियोडिक टेबल। ठीक है, मेंबर छोड़ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात लिखी थी कि ये पीरियोडिक टेबल भी मोजले साहब ने ही दिया था, लेकिन इसको डेवलप किया था किसने? रैंग और वार्नर साहब ने। क्या लिखा हुआ है? बोहर पीरियोडिक टेबल या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल वाज गिवन बाय मोजले बट डेवलप्ड बाय रैंग एंड वार्नर। तो लिखा है इसको, इसीलिए इसको कहते हैं बोहर पीरियोडिक टेबल या रैंग एंड वार्नर पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। अब यहाँ पर ये जो पीरियोडिक टेबल था, ये पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड था। और इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में 7 ग्रुप और 18 पीरियड की बात करी। कितने की बात करी? इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल को 7 ग्रुप और 7 पीरियड और 18 ग्रुप में बांटा। तो 3 पॉइंट लिखो भैया। नहीं सर याद कर रहे हैं। ठीक है, IUPAC एक संस्था है। IUPAC के हिसाब से 18 कॉलम के इन्होंने ग्रुप बोला, बस केवल पहला लिखा। हाँ मैम, इसके बाद से बायो देखो ये पॉइंट लिखना है और ये पॉइंट लिखना है बस। अब देखो यहाँ पे बहुत अच्छी सी चीजें देखने को मिलेगी। देखो यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है, ये सब मत लिखना, इतना बड़ा नहीं लिखूंगा, केवल ये लिखना है ग्रुप नंबर 1 से लेकर के ग्रुप नंबर 18 तक। और ऊपर मेंडलीव है और नीचे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है। ये कौन सा है? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ये क्या है? लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव ने ग्रुप नंबर 1 को फर्स्ट ए बोला था और ग्रुप नंबर 11 को फर्स्ट बी बोला था। ठीक है, माफ कीजिएगा। ये जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, तो आपको ये लिखना है फर्स्ट ए, ये एस ब्लॉक हो गया, थर्ड ए, थर्ड बी, 4A, 4B, 5B, 6B, 7B। तो ग्रुप नंबर 3, 4, 5, 6 और 7। मेंडलीव ने ग्रुप नंबर 8 में 3 सब ग्रुप बनाए थे। देखो ग्रुप नंबर 8 में आयरन, कोबाल्ट और निकिल। ठीक है, इसके बाद जो है देखो ये आ गया कॉपर, ये आ गया जिंक, इसका बोरॉन, इसके बाद कार्बन, ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नोबल गैस। समझ में आ गई बात? तो ये बिल्कुल वैसा ही है, खाली एक ये बना लो, खाली एक ये बना लो पूरा,
और इसके बाद इन्होंने कुछ बात लिखी है कि एक इन्होंने बोला कि जो जैसे तुमने सुना था हेलोजन फैमिली, तुमने सुना पिनाकोजेंस, तुमने सुना कैल्कोजेंस, सुना है ना ये सब शब्द। तो ये सब शब्द क्या आता है कि मतलब कि जो इस ग्रुप में जो है जो सबसे पहला एलिमेंट है वो अपने पूरे पूरे ग्रुप की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है, तो उसको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। जैसे आपके स्कूल्स में मॉनिटर होता था, जब आप कॉलेज में जाएंगे तो सीआर हो जाएगा। सीआर हुआ ना, सीआर नहीं, सीआर मतलब क्लास रिप्रेजेंटेटिव। तो पूरे जैसा सीआर वैसा क्लास, जैसा मॉनिटर वैसा क्लास। तो कहने का क्या मतलब है, इन्होंने क्या किया, तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट उसी ग्रुप के एलिमेंट को कहा गया। और बहुत अच्छी बात, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट उसी ग्रुप के एलिमेंट को कहा गया, यही सुनिएगा, जो ग्रुप में एक ही वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, मतलब एक ही वैलेंस शेल इनकम्प्लीट है। जैसे तुम अगर देखते हो एस ब्लॉक का एलिमेंट, तो लिथियम को देखते हो तो 1s2 2s1, मतलब दूसरी सेल इनकम्प्लीट है ना। लेकिन जब तुम स्कैंडियम को देखते हो तो क्या आता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, और इसके बाद सुनना 4s2 3d1, मतलब 3d में कितने आ सकते हैं, 10, 9 अभी और आ सकते हैं ना। तो तीसरी सेल तो कंप्लीट नहीं है, और चौथी सेल में सिर्फ s सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, p में नहीं है और d में नहीं, मतलब 4s 4p और 4d क्या है, इनकम्प्लीट है। इसका मतलब चौथी सेल भी इनकम्प्लीट है और तीसरी सेल भी इनकम्प्लीट है। तो ये बात ये बता रही है कि भैया यहाँ 2 सेल इनकम्प्लीट है, तो इनके एलिमेंट रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट नहीं हो सकते। जबकि ऐसा कोई, जैसे तुम p ब्लॉक में ले लो, नियॉन को ले लो, तो क्या है 1s2 2s2 2p6, हाँ ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट हो गया, नोबल गैस में आ गया। दूसरा ले लो, तुम इधर ले लो फ्लोरीन को, 1s2 2s2 2p5, 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। तो पहले में 2 और दो दूसरे में कितने जो है 7 और 2 कितना हो गया, अभी भी 1 की कमी है ना, 8 हो सकता है ना। p में तो 6 आ सकते हैं, 1 की कमी है। इसका मतलब ये वाला जो दूसरा सेल है ये फुलफिल है कि इनकम्प्लीट है। तो यही बात आई कि जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट होते हैं ये नॉर्मल एलिमेंट ही होते हैं। ये किस कैटेगरी के एलिमेंट होते हैं, ऐसे एलिमेंट जिसमें सिर्फ एक वैलेंस सेल इनकम्प्लीट हो, ठीक है। और इसमें एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की बात की गई, नोबल गैस को इससे अलग कर दिया गया। तो ये चीज़ आपके काम की थी और मैंने बहुत अच्छा पढ़ाने की कोशिश करी। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।